हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास होंगे और एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होगा तो पूरा कंसंट्रेशन एंड फोकस अभी एग्ज़ाम की तरफ होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द DS1 जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और मैं जो इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रेम में मैं इसको प्रोसीड करूँगा। किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या कैसे सर पूछ सकते हैं, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशन और बहुत ज़्यादा जो भी ये सब मतलब डिटेल वर्जन में नहीं जाके क्वेश्चन ओरिएंटेड ये लेक्चर्स रहेंगे। नो रिग्रेशन। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन से क्या समझते हो? सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है SLR, सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपको बताता है इट्स अ वे टू प्रिडिक्ट हाउ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स से y, how a dependent variable, let's say y, is based on another independent variable, let's say x। ये जो x है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये किस तरीके से, मतलब ये यहाँ पे मैं इसका एक स्लोप लगाता तो mx प्लस सी, अगर ये देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी ऐसे करता हूँ तो ये बताता है कि जो मेरा y डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x पे कैसे डिपेंडेंट है। ये सिंपल फॉर्मूला से आप मतलब वैसे समझते थे। अब इसी को हम लोग जब हाइपोथेसिस वगैरह ये सब में मर्ज कर देते हैं तो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सपोज आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। सो इट्स कॉज लाइक वहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि डिमांड इन कॉफ़ी डिपेंडिंग ऑन प्राइस, इस तरीके का हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था। तो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? तो वेरिएशन इन डिमांड इज कॉज्ड बाय द वेरिएशन इन प्राइस PC। ठीक है, इस तरीके से। तो और नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि वेरिएशन ऑन डिमांड इज नॉट कॉज्ड बाय वेरिएशन इन प्राइस PC। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिमांड ऑफ कॉफ़ी इज इक्वल टू वेरिएशन इन प्राइस। इसका मैं एक स्लोप ले लेता हूँ B1 वेरिएशन इन प्राइस प्लस B0, एक सिंपल कांस्टेंट ले लेता हूँ, और प्राइस के अलावा भी मैं डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ। अगर ये सिर्फ वन आपका वेरिएबल है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या हो गया? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या, तो हो गया आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर हम लोग अदर कंपोनेंट यूज़ किए, देखिए जब हम लोगों ने सिर्फ प्राइस का यूज़ किया था तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिमांड ऑफ कॉफ़ी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, इज डिपेंडेंट अपॉन सम अदर थिंग लाइक PT। यहाँ पे क्या लिया था? PT यहाँ पे कुछ दिया गया होगा लाइक फ्यूचर एक्सपेंशन, टेस्ट और इस तरीके से प्रेफरेंस वगैरह वगैरह। तो जब अगर ये डिफरेंट अगर थिंग्स पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग उसको इनकम लेवल हो गया, कुछ अदर लेवल हो गया, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। सो इट इज सेइंग दैट, सो अब तो समझ में आ रहा होगा, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर y इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 इस तरीके से प्लस c है इस तरीके से, तो आपका क्या हो गया? मल्टीपल रिग्रेशन हो गया। नाउ इफ द अदर वेरिएबल इज जीरो डिमांड B0 विल एग्जिस्ट। ये क्या बता रहा है? मान के चले कि प्राइस को अगर हम जीरो कर देते, इसको जीरो कर देते, इसको जीरो कर देते, सब कुछ अगर जीरो है, प्राइस वगैरह ये सब, तब भी कुछ ना कुछ आपका डिमांड रेज रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको B0 यहाँ पे एज अ कांस्टेंट एक लेते हैं। नाउ व्हाट इज यू हियर? जो हम लोग सारा इक्वेशन देखे, मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो लिखा ही है, प्लस c प्लस एक और u लगा रहे हैं। वो u क्या है? एक्चुअली ये हम लोग लिखते हैं कि एरर पार्ट के लिए हम लोग लिखते हैं, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू, आप समझिए कि आप मान के चलिए कि 100 वेरिएबल ले लिए, आप किसी एक डिसीजन लेने के लिए या आप किसी एक इवेंट के लिए आपने 100 वेरिएबल भी ले लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट हियर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ ना कुछ आपका एरर पार्ट रह ही जाए। उस एरर पार्ट को हम लोग काउंटर करने के लिए यू टर्म लेते हैं। ठीक है, तो एक बार बस देख लेते हैं क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन हम लोगों का एक मतलब टूल है जिससे हम लोग थ्रू विच वी गेट हाउ मच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आर यू गेटिंग? मतलब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मतलब स्वतंत्र वेरिएबल है उस पर कैसे डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है, इस एस्पेक्ट से। नाउ
parameters because we will know that exact term and the variables are known. ठीक है, PC, PT and PA are independent variable and उसको exogenous variable भी कहते हैं और deterministic variable भी कहते हैं. मतलब तीन नाम मैंने आपको बताया, independent variable, exogenous variable and deterministic variable. deterministic variable तीन नाम आपके कॉमन हो गए. कौन कौन से हो गए फिर से एक बार देख लीजिए. नंबर वन, इसी को जिसको अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सेकंड हो गया एक्सोजेनस वेरिएबल और थर्ड हो गया डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल. नाउ इस लेक्चर को प्रोसीड करने का एक वे है कि जो डिटेल्ड सर ने बताया है, जो डिटेल्ड वे है, मतलब एक एक टर्मिनोलॉजी, जैसे यहाँ पे पूरा एजम्पशन लेके वेरिएंस वी मतलब ये सब करके उसके बाद में जाऊँ गो थ्रू करूँ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिटेल्ड वर्जन बिल्कुल काम नहीं आने वाला है. ये आपको अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से था. टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड एग्जाम टाइम को कंसिडर करते हुए लेट अस गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम विथ अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर यू. नाउ आपने सिंपल रिग्रेशन समझा. नाउ सिंपल रिग्रेशन समझने के बाद लेट्स गो फॉर मल्टीपल रिग्रेशन. व्हाट इज मल्टीपल रिग्रेशन? So when you have independent and so when you have one independent variable and one dependent variable, it is called obviously independent and one dependent variable, it was called simple linear regression. But when you have more than one, it is called multiple regression, as I have already told you. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन को. एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइपोथेसिस स्टेट पे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी है. जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है इज अ फंक्शन ऑफ FLR, TFR एंड PGNP. FLR, TFR एंड PGNP क्या क्या है? ये है FLR, यू गो टू फीमेल लिटरेसी रेट. ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट. TFR, टोटल fertility ratio, total fertility ratio rate. PGNP is per capita GNP, gross national product, per capita gross national product. Now our hypothesis is कि चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो FLR, TFR एंड PGNP पे डिपेंड करता है. हम लोगों ने एक इक्वेशन बना लिया. CA मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी इज B0 अपॉन B1 FLR, B2 TFR एंड PGNP. नो द थिंग इज कि हम लोग ये कर किस पे रहे, हम लोग एक सैंपल पे करेंगे. ठीक है ना. हम लोगों ने क्या किया, अब ये आपका पॉपुलेशन, ये आपका पैरामीटर था. हम लोग इसका सैंपल ले लेंगे, मतलब पी हैट ले लेंगे. पी हैट के लिए हम लोग सबको लिख देंगे CM हैट. ये कैपिटल B0 था, स्मॉल B0, B1 FLR, B2 TFR, B3 PGNR. समझ रहे ना, ये एस्टिमेटेड के लिए. अब दो वेज है यहाँ पे, आप समझिए. पहला वे है कि मैं इसको पूरा, मतलब होता है ना, मैनुअली कैलकुलेट करूँ एक एक स्टेप जाके मैनुअली. ठीक है. और दूसरा स्टेप है एक्सेल के थ्रू मैं डायरेक्टली अपना डाटा डाला. आपने मतलब सॉल्वर पे गए और डाटा एनालिसिस वगैरह ये सब पे आपने डाटा को एनालाइज किया और आपका रिपोर्ट आपके सामने है और आपको इंटरप्रिटेशन करना, आपको इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को. आपको क्या करना है? इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को. ठीक है, दो वेज है. अभी ये पहला वेज जो कहे हैं सर वो कैलकुलेशन बेस्ड है पूरा. ठीक है, ये पूरा कैलकुलेटेड है कि अपन क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, फिर वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे, ये वगैरह वगैरह. और दूसरा स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. और बिलीव मी, इंटरप्रिटेशन में क्या, मतलब कैसे क्या निकालना है, वो ज़्यादा आपको कारगर रहेगा, वो ज़्यादा आपको डिपेंड, मतलब ये रहेगा, अंडरस्टैंडिंग उससे ज़्यादा होगी आपकी. ठीक है, तो हम लोग इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे. तो इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला एस्पेक्ट है आपका, अभी और कुछ फॉर्मूला पे मत जाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ अब वैसे चलते जाइए. सबसे पहले आपका एस्पेक्ट है आर स्क्वायर. व्हाट इज आर स्क्वायर? ठीक है, पहला एस्पेक्ट आर स्क्वायर. सेकेंड एस्पेक्ट है, पहला स्क्वायर आर स्क्वायर, समझ गए आप. ठीक है, सेकेंड है आपका मीन सम ऑफ स्क्वायर. समझते जाइए, अभी बस समझिए कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है. मीन सम ऑफ स्क्वायर.
थर्ड आपका एस्पेक्ट आ रहा है एडजस्टेड आर स्क्वायर, थर्ड आपका एस्पेक्ट आ रहा है एडजस्टेड आर स्क्वायर। फोर्थ आपका एडजस्ट आपका आ रहा है ये टी स्टैट, टी स्टैट, ठीक है। फोर्थ आपका स्टेप वो आ रहा है टी स्टैट। अब हम लोग इसको रिजल्ट से इंटरप्रेट कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक ग्राफिकल ये लिया है, सी लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इस तरह का आपको दिया हुआ है ना, पहले ऊपर में ये लिखा रहेगा, ये वाला पार्ट ऊपर मेंशन रहेगा। आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है शायद, हाँ ये आपका ऊपर में मेंशन रहेगा इस तरीके से। जब वहां पे लिखा रहे आर स्क्वायर इज 97.252, आर स्क्वायर इज 97.52, दिस मीन्स दैट our independent variable whatever we have taken, that independent variables can मतलब जो 97.52% डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम लोगों ने किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, वो y को कितना कर रही है 97.52% उसको एक्सप्लेन कर रही है, उसको एक्सप्लेन कर रही है। आर स्क्वायर्ड का मतलब क्या हुआ 97, मतलब वो उसको कितना एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा हम लोग का एस्पेक्ट क्या था, दूसरा एस्पेक्ट क्या था यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए जब आपको पूछा जाए कि मीन स्क्वायर इससे आपको पूछा जाए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ, मीन स्क्वायर आपको अगर इससे पूछा जाए, ये क्यों नहीं होगा, ठीक है, एक मीन स्क्वायर पूछा जाए कि मीन स्क्वायर कैसे निकालेगा, ये आपको टेबल देखिए, सबसे पहले टेबल में सबसे ऊपर ये दिया रहेगा, इससे हम लोग आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन कर लिए, आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों के पास ये मीन स्क्वायर पूछेगा, ये मीन स्क्वायर पूछेगा कि मीन स्क्वायर क्या है आपका, ठीक है। तो आप ऐसे कहोगे कि मीन स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस, जो स्क्वायर सम है ये चीज़ एस एस डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहीं पे दिया हुआ है। तो ये क्या करोगे आप, सीधे इसको इससे आप डिवाइड कर देना, तो 5649.479 जो भी है डिवाइडेड बाय, अगर आप 3 करोगे तो आप देखोगे मीन सम ऑफ स्क्वायर आ गया 1883, जो भी आपका है वो आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपका क्लियर है, बेसिक क्लियर है इसका, ठीक है। अगर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, अगर ये हम लोगों का आ तो गया है, व्हाट डज दिस इंप्लाइन, हाउ यू विल राइट इट इन द इक्वेशन फॉर्म। देखो y ये कहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है ना। और बाकी सब जो है ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट या इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। अब आपको इसको लिखना कैसे है आप ये समझिए, आप लिखिएगा y इज इक्वल टू सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू, आप सबसे पहले लिखेंगे 25.74, इंटरसेप्ट आ गया, है ना, प्लस प्लस फिर क्या हो गया, b1 x1 होता था, b क्या हो गया, ये जो आपका है ना वो b हो गया, जैसे हम लोग लिखते थे ना y इज इक्वल टू मतलब b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3, इस तरीके से कर करके प्लस u करके लिखते थे, ये आपका b1 हो गया, तो ये लिखोगे 0.9286 इंटू x1 माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ का जो इंटरसेप्ट है x2 का ये माइनस है, माइनस 2.33 x2 प्लस 2.01 x3। इसका मतलब ये हुआ, कि अगर आप यहाँ पे ये दोनों अगर ज़ीरो रहते हैं, अगर x2 और x3 ज़ीरो रहते हैं, तो an increase in 1 unit of x1 will lead to 0.9286 increase in y. Are you getting? अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म्स में बताऊं, अगर मैं इसको एक सिंपल ले लेता हूं, y इज इक्वल कॉफ़ी वाला ले लेता हूं, ठीक है ना, डिमांड है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, ये 50 रुपये प्लस 100 x है, ठीक है ना, 100 इंटू प्राइस, ठीक है,
तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूँ प्लस नहीं आना चाहिए, माइनस आएगा, ठीक है ना, -10 इंटू प्राइस, ठीक है, इस तरीके से मान के चलो। अब क्या है कि अगर मैंने 1 यूनिट से इसका प्राइस इंक्रीज किया, अगर मैंने 1 यूनिट से इसका प्राइस इंक्रीज किया है ना, तो आपका डिपेंड मतलब आपका जो डिमांड है वो 50 माइनस 10 मतलब कितना, 10 10 यूनिट से वो डिक्रीज करेगा, 10 यूनिट से वो डिक्रीज करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे 1 यूनिट, अब यहाँ पे x1 हटा दो, आप यहाँ पे x2 पे जाओ, ये 0 है, ये 1 है। अगर यहाँ पे 1 यूनिट से, अगर यहाँ पे 1 यूनिट से x2 इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल y -2.33 से डिक्रीज करेगा। द थर्ड थिंग इज, ये हम आर स्क्वायर हम लोग समझ गए। आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे कहते हैं, गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। नो मीन सम ऑफ स्क्वायर मैंने बताया कि उस टेबल में से आपको कैसे कैलकुलेट करना है, उस टेबल में से आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आप समझ गए हो ना। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई एस एस कर दोगे वहाँ पे, जो उस टेबल में अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कर देना ना। देखिए ये इसके पिछले करो ना, ये पूरा डिफ्रेंशिएशन है, ये सब वगैरह वगैरह, आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू का, और फिर वहाँ पे दिक्कत होगा, है ना। तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ एडजस्टेड आर स्क्वायर, जहाँ पे आर स्क्वायर था ना, वहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर हुआ था, भी था। एडजस्टेड आर स्क्वायर होता इफ वी कीप ऑन एडिंग सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप मान के चलिए ना, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था, अब आप 4 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 10 ले लो, 20 ले लो, देन द आर स्क्वायर वैल्यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, आर स्क्वायर वैल्यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, है ना। तो वही चीज़ एक सेकेंड वो बताना चाह रहा है कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो कितना ज़्यादा और इम्प्रूव करेगा। अगर कि अभी एग्जाम पर्पज से मतलब उतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है। आप सिंपली बोलिएगा एडजस्टेड आर स्क्वायर एडजस्ट द आर स्क्वायर वैल्यू। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है, एडजस्ट द आर स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। अब ये क्या फॉर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द मेथड, मतलब इट्स कीप ऑन एडिंग सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर स्क्वायर विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, दैट डज इट डिनोट, है ना। इट अकाउंट्स फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिंग irrelevant variable that artificially inflate the r square, ठीक है। नाउ एक बहुत अच्छी पॉइंट बता देता हूँ कि एडजस्टेड आर स्क्वायर तभी इंक्रीज होगा जब न्यू प्रिडिक्टर जो है ना, वो आपका मॉडल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेंगे। अगर जो एडेड वेरिएबल इररिलेवेंट हो गए ना, देन एडजस्टेड आर स्क्वायर विल डिक्रीज। तो अगर बोला जाए कि इट विल ऑलवेज इंक्रीज, तो ऑलवेज इंक्रीज बोलेंगे तो नो कर देना, ऐसा कोई क्विज टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। लेकिन इफ ही सेज दैट एडजस्टेड आर स्क्वायर विल ऑलवेज इंक्रीज, नो, दैट इज नॉट द केस। ओके, नाउ टी स्टैट अपन देखते हैं। टी स्टैट वहां पे करके एक है टर्मिनोलॉजी आएगी, टी वैल्यू। टी स्टैट क्या होता है, कोएफिशिएंट माइनस स्टैंडर्ड एरर, मतलब कोएफिशिएंट बोले तो ये वाला, एस्टिमेट माइनस पैरामीटर अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो एस्टिमेट माइनस कोएफिशिएंट अपॉन, तो एस्टिमेट माइनस पैरामीटर अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ये जो पैरामीटर है ना 0 है, क्योंकि अपन बाउंड्री कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं ऑफ नल हाइपोथेसिस, बाउंड्री कंडीशन कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। तो टी स्टैट जनरली क्या होगा, कोएफिशिएंट अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो आपका जो भी उसमें वैल्यू होगा, लेट मी, मैं आपको अभी उससे दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं उसी से शो करता हूँ आपको, वेट अ सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 0.99, ये टी की वैल्यू पूछेंगे, टी की वैल्यू पूछ रहे हैं। कोएफिशिएंट क्या है, 0.928668 है। ये स्टैंडर्ड एरर क्या है, 0.11753। अब दोनों को डिवाइड करके अपन चेक करते हैं, 0.928648 डिवाइडेड बाई 0.1175349, ये आपका क्या आ गया, 7.9 टी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या यहाँ पे सीखे, हम लोग सबसे पहले सीखे कि यहाँ पे आर स्क्वायर कैसे, आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन क्या है ना, आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन क्या है। सेकंड हम लोगों ने क्या किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन क्या है। थर्ड हम लोगों ने सीखा कि ये हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है,
MS कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ, एक और चीज़, अगर बाई चांस आपका ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ दिया हुआ है, वह SS दिया हुआ है, 1 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस निकाल लोगे आप, है ना। सिमिलरली अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 16 दिया हुआ है और यहाँ पे 19 दिया हुआ है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3, या ऐसे कर सकते हो, मॉडल प्लस रेसिडुअल इज इक्वल टू 19, ये दोनों को ऐड करके निकालना रहता है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ ये दो चीज़ हो गया, अब इस दोनों का हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, ये क्या आ गया, MS आ गया, MS आ गया आपका, है ना। अब इस तरीके से ये MS आ गया नाउ, ठीक है। अब 1883 को यहाँ पे अब हम लोग का ये आ गया। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। जब हम लोग MS का 1883.15 डिवाइड करेंगे 8.99 से, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं एक बार और इसको अच्छे से एक बार बता दूंगा, लेकिन अभी देखो, तो हम लोगों ने इस पूरे ग्राफ में फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं क्या क्या हम लोग देखें इसमें, क्योंकि बहुत इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। सबसे पहले हम लोग देखें कि एडजस्ट R स्क्वायर क्या हुआ, ठीक है। फिर देखें हम लोग एडजस्टेड R स्क्वायर क्या हुआ। फिर हम लोग देखें कि अगर हम लोगों को एक चीज़ दिया रहे तो हम लोग ये कैसे निकाल लेंगे, ये दोनों, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम लोग एक दिया रहे तो ये कैसे निकाल लेंगे। फिर हम लोगों ने देखा टी स्टैट वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू टी स्टैट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग का MS आ गया, तो यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल आपका बना रहेगा, ये जो यहाँ पे लिख दिया है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हो जाएगा MS, मतलब ये जो है मॉडल का जो है 1883.15 डिवाइडेड बाई 8.99, ये हो जाएगा 209.31, ठीक है। ये यहाँ पे इसने लिख दिया है, ये यहाँ पे इसने लिख दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखिए फाइनली मैं यही बोलूँगा कि एक मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि ये जो 15 नंबर का या 10 नंबर का जो भी क्वेश्चन है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। पहले मार्क्स आप शॉर्ट कीजिए कैसे करना है, फिर और डिटेल वाला वर्जन देख लेंगे, ठीक है। बस एक चीज़ इसमें और बताता था इस लेक्चर में, क्योंकि स्टेप्स इन रिग्रेशन आपका होता है गेट द मॉडल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है, सेकेंड हो गया राइट द मॉडल इन द पॉपुलेशन एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, थर्ड हो गया सैम्पल फंक्शंस थ्रू OLS, ठीक है। देन फोर्थ हो गया रन एक्सेल टू गेट द आउटपुट, ठीक हो गया लुक एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लुक एट R स्क्वायर, लुक एट इंडिविजुअल वेरिएंसेस सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट। नाउ मैं इसी को बस एक एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लोज करूंगा वीडियो। ऐसे समझिए आपके पास इस तरीके का ये आउटपुट दिया रहेगा। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले तो R स्क्वायर हम लोगों ने ये देखा है ना। हाँ ये टाइप हो रहा है ना, हाँ ठीक है। हाँ हम लोगों ने ये देखा है कि ये जो है इंटरसेप्ट है हम लोगों का प्राइस ऑफ, मतलब प्राइस ऑफ बिल्डिंग कैसे कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, वो हम लोग को चेक करना है। तो हम लोगों ने इंटरसेप्ट देखा जो कि ये आया है, नंबर ऑफ बेडरूम्स का इंटरसेप्ट ये आया है, बाथरूम का इंटरसेप्ट ये आया है, स्क्वायर फीट लिविंग फीट का इंटरसेप्ट ये आया है, स्क्वायर लॉट का ये आया, फ्लोर का ये आया है, ठीक है। ये सारा इंटरसेप्ट है। नाउ स्टैंडर्ड एरर SC हम लोग का क्या आया है, ये आया है टी स्टैट। अब देखिए कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे R स्क्वायर क्या है हम लोगों का, R स्क्वायर है 0.50866। इसका मतलब जितने भी ये वेरिएबल्स हैं ना बेडरूम से लेके फ्लोर्स तक, ये 50% ऑफ इसको 50% ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेडरूम्स, बाथरूम, स्क्वायर फीट एंड स्क्वायर लॉट एंड फ्लोर्स इज 50% इसको एक्सप्लेन करते हैं। एडजस्टेड R स्क्वायर थोड़ा सा ये डिक्रीज हुआ, अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया था आपको, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो एडजस्टेड R स्क्वायर हो गया डिफाइंड वर्जन। ना यहाँ पे समझिए आपका रिग्रेशन में 5 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, रेसिडुअल में आपका 216607 है, और ये क्या हो गया इस दोनों का एडिशन 21612, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर मीन में है ना, दिस प्लस दिस आप करोगे तो ये 2.9 ये आपका
आ जाएगा, है ना। नाउ मीन सम स्क्वायर क्या होगा, मीन सम का स्क्वायर क्या होगा, दिस अपॉन डिवाइडेड बाय दिस, मतलब आप 1.48 ये करोगे डिवाइडेड बाय 5 तो आपका ये मीन सम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एफ कैसे कैलकुलेट करोगे, अब 2.96 इंटू ई टू द पावर 14 अपॉन 6.6 अपॉन ये डिवाइडेड बाई दिस, मीन सम एफ का हो जाएगा मीन सम आपका रिग्रेशन वाला, मीन सम आपका रिग्रेशन वाला डिवाइडेड बाय मीन सम आपका रेसिडुअल वाला। ये जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ नाउ ये आ गया, ठीक है। एफ आ गया आपका यहाँ पे, है ना। अब ये देखिए आप यहाँ पे आप एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप कोइफिशिएंट हो गया स्टैंडर्ड वेरिएशन, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका टी स्टैट की वैल्यू आ जाएगी, तब आपकी टी स्टैट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टी स्टैट की वैल्यू आ जाएगी। अब पी वैल्यू हम लोग को देखना है, हम लोगों ने अल्फा क्या लिया था 0.05, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। ये सब क्या है 95% मतलब 0.05 से कम है, तो ये हम लोग का एग्री हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा। लेकिन बाथरूम देखिए आपका 0.06 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा, इस वेरिएबल को, इसको भी हम लोग हटा देंगे, ठीक है। सॉरी ये तो ज़ीरो ही है ना, तो इसको रखेंगे, फिर ये भी चलेगा और ये भी आपका हट जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो सिर्फ 1 2 3 तीन वेरिएबल पर डिपेंडेंट हुई आएगी, क्योंकि इसके दोनों का पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप ओवरऑल समझ के कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे क्या नहीं कैलकुलेट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिग्रेशन, जो कि ये आएगा ही 15 नंबर या 10 नंबर के लिए श्योर शॉर्ट है। ये क्वेश्चन श्योरिटी से आप लोग कर लीजिए, एक एक चीज़ डिफाइन कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने मतलब रिग्रेशन को, ये जो चार्ट है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, रिजल्ट जो चार्ट है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो समझाया। उसके अलावा रिग्रेशन चार्ट के अलावा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर क्या होता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, टर्मिनोलॉजी हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी समझे, और कैसे मल्टीपल रिग्रेशन एंड सिंपल रिग्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये वीडियो डाल देता हूँ पहले, और इसके बाद अगर कुछ भी गैप लगता है कि नहीं ये भी कुछ और भी टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट्स बाकी रह गए हैं, तो एक नेक्स्ट वीडियो और आ जाएगा। बट गो थ्रू दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म एंड एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।